तो अफगानिस्तान जनूब वस्त एशिया में वाक़ मुसलमान मुल्क है। उसके जनूब और मशरिक में पाकिस्तान है, मगरब में ईरान है, शुमाल मशरिक में चीन है, शुमाल में तुर्कमानिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है और ताजिकिस्तान है। ये 3 मुल्क उसके शुमाल में आते हैं और इर्द गिर्द के तमाम ममालिक से अफगानिस्तान का तारीख़ी, मजहबी और सकाफती ताल्लुक बहुत ज़्यादा गहरा है, बहुत गहरा है। अच्छा, अफगानिस्तान का जो रकबा है वो 6,52,230 मुरब्बा किलोमीटर है। इस मुल्क की आबादी तकरीबन 3.5 करोड़ नफूस के लगभग है और पश्तो ज़बान और दरी ज़बान यहाँ की सरकारी ज़बानें हैं और काबुल जो है वो अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत है। और ये हम अक्सर खबरों में सुनते रहते हैं, बल्कि दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाला मुल्क है वो बड़ी दिहाइयों से अफगानिस्तान रहा है। और अच्छा, इनके हवाले से एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं कि इनका जो कौमी खेल है वो बज़कशी कहलाता है और अफगानिस्तान बुज़कशी चले अब पेश डाल देते हैं ऊपर। बुज़कशी कहलाता है और दिलचस्प खेल जो है ये वस्त एशिया का रिवायती खेल है। सिर्फ अफगानिस्तान में ही नहीं खेला जाता। और इसमें होता क्या है, इसमें घुड़सवारों की 2 टीमें होती हैं जो कि हिस्सा लेती हैं और इन्होंने करना क्या होता है, इन्होंने एक सरकटे बकरे को दरमियान में लाकर जो है उसको पहुंचाना होता है उस ग्राउंड में, बिल्कुल उस ग्राउंड में दरमियान में लाकर उन्हें पहुंचाना होता है। 2 टीमें होती हैं और बुज़कशी इस खेल का नाम है। और वो छीन रहे होते हैं बिल्कुल, जो उसको लेकर जाएगा ज़ाहिर है ही इज द विनर। क्या बात है, किस कदर खतरनाक और खूबसूरत खेल है। खतरनाक भी और खूबसूरत भी, लेकिन ये वायलेंट है, लेकिन ये कि बहुत ज्यादा हिम्मत और जो जिसे कहते हैं ना ताकत चाहिए, मुश्किल भी होती है क्योंकि सिर्फ 2 लोग नहीं होते कि एक साइड से एक और दूसरी साइड से 2 टीमें होती हैं, तो जाहिर है टीम में फिर मेंबरान भी ज्यादा होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब जरा अफगानिस्तान की तारीख की बात करते हैं कि अफगानिस्तान में तकरीबन 50,000 साल पहले भी इंसानी आबादी मौजूद थी और उसकी जो ज़राअत है वो भी दुनिया की अव्वलीन ज़राअत में शामिल है। सन 2000 कबल मसीह में आर्याओं ने अफगानिस्तान को ताराज कर दिया था। उसके बाद ये अरसे तक सल्तनत फ़ारस का हिस्सा रहा। फिर 329 कबल मसीह में इसके कई हिस्से ईरानियों से सिकंदर आज़म ने छीन लिए थे और इन हिस्सों में बलख भी शामिल है, मगर यूनानियों का ये कब्ज़ा ज़्यादा देर तक न रहा। 642 में इस इलाके को मुसलमानों ने भी फतह कर लिया था। 998 में महमूद गजनवी अफगानिस्तान के बादशाह बने और गौरियों ने 1146 में फिर गजनवियों को शिकस्त दे दी। 1219 में चंगेज़ खानी जो मंगोल थे उन्होंने अफगानिस्तान को ताराज कर दिया और हेरात, गजनी और बलख जो ये शहर थे मुकम्मल तौर पर ये तबाह हो गए थे। और फिर मंगोल बाद में खुद मुसलमान हो गए थे, यहाँ तक कि तैमूर ने 14वीं सदी में एक अजीम सल्तनत वहाँ पर कायम कर ली थी और उसी की औलाद से शहंशाह बाबर ने काबुल को 16वीं सदी के शुरू में पहली दफ़ा अपना दारुल हुकूमत करार दिया था। फिर महमूद गजनवी की हमने बात की, वो भी एक बहुत बड़ा अहम नाम है और महमूद गजनवी के वालिद का नाम सुमुत्तगीन था, जिसका वो हम किस्सा बचपन से सुनते आए हैं। हिरन के साथ जो उसकी शफकत थी उसकी कहानी हम बचपन से सुनते आए हैं। और महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए थे और हर बार कामयाब हुआ। वही महमूद गजनवी पहला मुस्लिम हुक्मरान है जिसने अपने नाम के साथ सुल्तान का लक़ब लगाया था। और अच्छा, 17 हमले करने के बाद जब कभी नाकाम नहीं हुआ तो महमूद गजनवी के बारे में नाज़रीन ये भी कहा जाता है, वो जो बड़ी फेमस एक कोट है वो इनके बारे में कहा जाता है कि दे केम, दे सॉ एंड दे कॉन्कर्ड, यानी कि वो आए, उन्होंने देखा और उन्होंने फतह कर लिया। और महमूद गजनवी के हवाले से जितने यूसुफजई नाज़रीन मुझे देख रहे हैं उनको थोड़ा सा मैं पुश कर देती हूँ कि महमूद गजनवी की ट्राइब से है यूसुफजई पश्तूनियम, यूसुफजई पठान, जो पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं और अफगानिस्तान में भी पाए जाते हैं। और यूसुफजई पश्तून जो है वो पश्तूनों की एक बहुत बड़ी ट्राइब कहलाई जाती है और फिर उसका जो एंसेस्टर्स है ज़ाहिर है महमूद गजनवी। अच्छा, ये तो आपने एक अलग तारीख अपने आप से जोड़ दिया तारीख को। गुड। अच्छा जी, मंगलवाला के नाम से पता नहीं कोई बादशाह गुजरा है या नहीं गुजरा है, देखेंगे हम आगे आने वाले मुल्कों में जब हम देखेंगे, रिसर्च करेंगे तो शायद कोई हो जाएगा वहाँ। अच्छा, हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा मंदिर सोमनाथ का मंदिर वो भी महमूद गजनवी ने ही तोड़ा था, ये भी हम अपनी किताबों में पढ़ते रहते हैं। अच्छा, पूरा नाम जो शहंशाह बाबर का ज़हीरुद्दीन बाबर था उसका भी जिक्र हम करेंगे कि बाबर ने ही हिंदुस्तान में मुग़ल सल्तनत की बुनियाद रखी थी। और बाबर जो है वो न सिर्फ फातेह था बल्कि तुर्क और फारसी जुबान का ये अच्छा शायर भी था। तो ये एक बड़ी ख़ास बात है बाबर की। और उसकी वसीयत थी, उसके मुताबिक उसे काबुल में दफन किया गया था। 1747 में जो नादिर शाह के कत्ल के बाद अहमद शाह अब्दाली को ये जिरगे ने सरबराह चुन लिया था। अहमद शाह अब्दाली को अफगानिस्तान का बजा तौर पर बानी कहा जा सकता है क्योंकि उन्होंने तमाम तर कुव्वत अफगानिस्तान को एक मुल्क बनाने पर सर्फ की थी। और अहमद शाह अब्दाली का भी जिक्र आ रहा है, यूसुफजई था नहीं, वो यूसुफजई, उनका यूसुफजईयों से कोई ताल्लुक नहीं है, उनका ताल्लुक है पाकिस्तान में बसने वाले दुरानियों से। हाँ
जितने दुरानी पठान हैं उनकी जो नसब मिलता है वो अहमद शाह अब्दाली साहब से मिलता है। ये आज आपने जो है वो ये नस्ब की तहकीक की है, शजरे पढ़ के आई, शजरे पढ़ कर आई हैं। शजरा जो है वो वैसे बहुत सारे लोगों का खो गया था जब हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और बहुत सारे लोग यहाँ पर आए थे, लेकिन तो यही कुर्बानी थी ना जो वतन के लिए लोगों ने दी कि अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के एक आज़ाद रियासत के लिए वो पाकिस्तान आकर बस गए। बिल्कुल। और हम बात कर रहे थे 1747 में नादिर शाह के कत्ल के बाद फिर अहमद शाह अब्दाली को लोया जिरगा जो था उसने सरबराह चुन लिया था, और अहमद शाह अब्दाली को यूँ कह लें कि अफगानिस्तान का बानी, उसको अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, उनको बानी कहा जाता है वहाँ का। और क्योंकि उन्होंने तमाम तर कुव्वत अफगानिस्तान को एक मुल्क बनाने में सर्व कर दी थी, और अहमद शाह अब्दाली का अहम कारनामा ये भी था कि पानीपत की तीसरी जंग थी उसमें उन्होंने मरहटों को भी शिकस्त दी, तो ये एक बहुत अहम बात है, बड़ी कामयाबी थी। बरतानवी असर की बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान में बरतानवी असर 1826 के बाद अफगानिस्तान पर अंग्रेज़ों का असर बढ़ गया था, फिर उसके बाद अफगानिस्तान और बरतानवी फौजों के दरमियान जंगें भी हुई थी, लेकिन ये जो जंगें थी उसमें अंग्रेज़ों को मुंह की खानी पड़ी थी, और 19 अगस्त 1919 में रावलपिंडी में अंग्रेज़ों और अफगानों के दरमियान एक मुआहदा तय पाया था, जिसके बाद अफगानिस्तान से अंग्रेज़ों ने जो अपना कंट्रोल था वो ख़त्म कर दिया था। अंग्रेज़ों के बाद फिर अमानुल्लाह खान ने अफगानिस्तान का इक़्तिदार संभाला था, और ज़ाहिर शाह जो अफगानिस्तान का आखिरी बादशाह था उसका भी जिक्र, उसका नाम बड़ा मशहूर है, उसका दौर बड़ा मशहूर है। बिल्कुल। और एक और चीज जो अफगानिस्तान की बड़ी मशहूर है वो है कि 21 मार्च को हर साल जब बहार की आमद होती है तो बहार की आमद को सेलिब्रेट करने के लिए नौरोज का त्यौहार मनाया जाता है, और नौरोज के हवाले से ये भी कहा जाता है कि इस्लाम की आमद से कबल अफगानिस्तान में ये जो त्यौहार है मनाया जाता था, और नए साल की आमद का दिन समझते हैं इसको, और बहुत सेलिब्रेशंस होती हैं, लोग बहुत एक दूसरे के घरों में खाने दावतें होती हैं और लोगों को भिजवाते हैं। और इस त्यौहार का की जो इब्तिदा थी वो ज़रतश्ती जो मजहब है, ज़रतश्ती बिल्कुल उनसे मुंसलिक है ये जो त्यौहार है। और अफगानिस्तान का इलाका जो मज़ार शरीफ है वहाँ पर इसने पहली बार ज़ाहिर है ये त्यौहार मनाया गया था, और वही एक इलाका है जो कि ज़रतश्ती मजहब से भी रिलेटेड था। तो जो मज़ार शरीफ है, बिल्कुल, तो मज़ार शरीफ है, यहाँ पर भी लोग जाते हैं, और लोग जब नौरोज़ मनाते हैं तो फिर मज़ार शरीफ का रुख करते हैं। अच्छा, ये बड़ी आपने एक इंटरेस्टिंग बात बताई, क्योंकि नौरोज पाकिस्तान में भी लोग मनाते हैं, निकला था मज़ार शरीफ से, ये वाली बात जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, जो भी लोग हैं जो नए बरस की खुशी मनाते हैं, बहार की आमद के लिए जो है वो इस्तकबाल करते हैं, तो इस्लामी एक परचम भी वहाँ पर जो है वो सरबुलंद किया जाता है और उसको लहराया जाता है वहाँ पर, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और उसको वहाँ पर एक अच्छा शगुन भी समझा जाता है, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। फिर एक और अहम जो तारीखी बात है रूस और अफगानिस्तान का जिक्र साथ ही होता है। बिल्कुल, रूस जो है 1979 में रूस ने अफगानिस्तान की हुकूमत की दावत पर अफगानिस्तान में अपनी फौज उतार दी, और अमलन अफगानिस्तान पर रूस का कब्जा हो गया था। फिर 70 और 80 की दिहाई अफगानिस्तान की सबसे जिसे कहने मॉडर्न दिहाई थी, मॉडर्न दौर था। वहाँ के जो बादशाह थे उन्होंने बड़ा ही मॉडर्न बनाया हुआ था अपने मुल्क को, और रूस की जो कम्युनिस्ट पार्टी जो थी अफगानिस्तान में, वो एक तरह से यूँ कह लें कि उन्होंने बहुत सारी इस्लाम पर पाबंदियाँ लगाई थी, गैर इस्लामी नजरियात की वहाँ पर तरवीज की थी, और फिर अमेरिका की मदद से जी हाँ, मॉडर्न दौर की अगर बात है तो एक छोटा सा जिक्र ये भी कर दूं कि पाकिस्तान से बड़े लोग अफगानिस्तान में सिनेमा देखने जाते थे। फिल्म्स जो हैं, इंडियन फिल्म्स अफगानिस्तान के सिनेमा घरों में लगा करती थी, और पाकिस्तान से खास लोग टिकट लेकर जाते थे अफगानिस्तान में फिल्में देखने। इसमें आपके दादा परदादा तो शामिल नहीं थे? अच्छा, ठीक है। तो वो जाते हैं जी फिल्में देखने के लिए, दायरे बड़ा मॉडर्न वो था, लेकिन फिर उसके बाद चूंकि वहाँ की पब्लिक और हुकूमत में इख्तिलाफात थे इसी मॉडर्निज्म और इस्लामिज्म के हवाले से, तो फिर अमेरिका की मदद से अफगानिस्तान में मुजाहिदीन ने रूस के खिलाफ जहाज शुरू कर दिया, यहाँ तक कि 1988 में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और रूस के दरमियान जेनेवा मुआहिदा तय पाया, और 1989 में रूस का अफगानिस्तान से मुकम्मल तौर पर इनखिला हो गया था। ये एक बड़ा अहम वहाँ का जो वाक़या है, क्योंकि उस जंग में बहुत सारे लोग हलाक हुए, और उस जंग के असरात पाकिस्तान पर भी पड़े, बहुत सारे बड़े नेगेटिव असरात भी पड़े, लेकिन ये कि एक ऐसा वाक़या है जो कि हम सबको कभी भी भूल तारीख कंप्लीट नहीं हो सकती उसके बगैर पड़े बगैर। बिल्कुल। अच्छा, अब मज़ार शरीफ की हमने पहले बात की थी, उसके हवाले से नाज़रीन आपको ये बताएं कि मज़ार शरीफ के जो जुड़वा शहर है बलख, वहाँ पर अजीम सूफी बुजुर्ग जो थे मौलाना जलालुद्दीन उनकी पैदाइश हुई थी, और मौरखीन के मुताबिक बलख जो शहर है वो सिकंदर आजम से भी पहले का आबाद है, ये कोई नया शहर नहीं, बहुत कदीम है। और बलख का कदीम नाम जो था, पहले बलख को बाख्तर कहा जाता था, और सिकंदर आजम की जो मलिका थी कहा जाता है रोशनक
اب ان کا نام جو ہے وہ ذرا لینے کے لیے پروننسیشن ڈفرینٹ ہے. روشنک بھی لوگ کہتے ہیں, روشنک بھی کہتے ہیں. اسی شہر کی رہنے والی تھی, بلخ کی رہنے والی. صحیح پروننسیشن جو ہے وہ تو ہمیں سکندر اعظم ہی بتا سکے گا, وہی بتا سکے گا. اور وہ کیا کہتا تھا انہیں اب یہ ہم پوچھ نہیں سکتے اس سے. لیکن ہم بات کرتے ہیں اب طالبان کی حکومت کی. 1996 میں طالبان کے رہنما جو تھے ملا عمر, وہاں پر انہوں نے کابل میں قبضہ کر لیا اور انہوں نے افغانستان کو اسلامی امارات قرار دے دیا, اور طالبان نے انہیں امیر المومنین تسلیم کر لیا. پھر طالبان نے سن 2000 تک افغانستان کے 95% علاقے پر قبضہ کر کے ایک اسلامی حکومت قائم کر لی. 11 ستمبر 2001 میں جب 9/11 کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد پھر امریکہ نے یہ الزام لگایا طالبان پر کہ اسامہ بن لادن کو پناہ دی ہوئی ہے طالبان نے, اور اس کے بعد پھر حملہ کر دیا تھا. امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر لیا, اور افغانستان کی تو ظاہر ہے وہ جو روایت ہے کہ دشمن کو جب ہم نے پناہ دے دی یا کسی کو بھی پناہ دے دی تو پھر وہ ہمارا دوست ہے, دشمن کے حوالے اسے نہیں کیا جا سکتا. تو پھر 7 اکتوبر 2001 کو امریکہ نے افغانستان پر یوں کہہ لیجیے کہ ان کا آغاز کر لیا, قبضہ کر لیا, اور پھر اس کے بعد امریکہ نے طالبان کے خلاف جنگ شروع کر دی. امریکی ایما پر جرمنی میں ایک افغانی حکومت کا امریکی جو ایما ہے اس پر ایک افغانی حکومت کا قیام عمل میں آیا, اور حامد کرزئی جو تھے وہ وہاں کے رہنما تھے. اور پتہ نہیں جرمنی مجھے کہاں سے یاد آ گیا اچانک سے, جرمنی میں بھی ہٹلر تھا نا. جرمنی میں امریکہ بھی کبھی کبھی ہٹلر والی حرکتیں کرتا ہے پوری دنیا میں, کافی ہٹلر والی حرکتیں کرتا ہے. اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے بات کی تھی نا نیوز کی, تو گزشتہ ایک عشرے سے جو ہے اگر دنیا میں ہم دیکھیں سب سے زیادہ پرنٹ میڈیا میں, سب سے زیادہ الیکٹرانک میڈیا میں اگر خبریں چھپی ہیں اور اگر خبریں چلائی گئی ہیں تو وہ کس ملک کی تھی؟ وہ بلا شبہ افغانستان ہے ناظرین. بالکل, کیونکہ وہاں پر جو حالات رہے ہیں اس حوالے سے بہت زیادہ خبروں میں رہا ہے جنگوں کے حوالے سے. اچھا, اور ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے افغانستان کے نوجوانوں کے حوالے سے کہ باڈی بلڈنگ جو ہے بڑا فیمس ایک طرح سے اس کو مانا جاتا ہے. وہاں پر اگر کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ہو تو وہ باڈی بلڈنگ ہوتی ہے, اور وہاں کے نوجوان بڑے شوق سے کرتے ہیں. اور جتنے بھی جمز ہیں افغانستان میں, یا جتنے بھی اس طرح کے جو ایریاز ہیں جہاں پر لوگ باڈی بلڈنگ کرنے جاتے ہیں, گراؤنڈز میں بھی جاتے ہیں, یہ بھی سنا ہے, تو وہاں پر پوسٹرز لگے ہوتے ہیں. کس ایکٹر کے آپ بتا سکتے ہیں؟ کون سب سے باڈی بلڈر تو مشہور آرنلڈ شوارزنیگر. پوسٹر پہ وہ لگے ہوتے ہیں, اور وہ ایک طرح سے پوسٹر بوائے بھی کہلاتے ہیں, اور انسپریشن ہے ان لڑکوں کی جو کہ باڈی بنانا چاہتے ہیں. زبردست, یہ تو مطلب آرنلڈ تو اس کا مطلب ہے چھائے ہوئے ہیں, امریکہ میں بھی چھائے ہوئے ہیں اور افغانستان میں بھی چھائے ہوئے ہیں. زبردست. اب بات کرتے ہیں دور حاضر کے افغانستان کی. 9 اکتوبر 2004 کو حامد کرزئی جو ہے وہ افغانستان کے صدر بنے, اور حامد کرزئی افغانستان کے پہلے جمہوری صدر تھے. جمہوری کا لفظ تو استعمال کیا جاتا ہے, لیکن ظاہر کتنا انفلوئنس تھا بیرونی قوتوں کا یہ بھی دنیا کو پتا ہے. تو وہ ہے, وہ والی بات ہو گئی نا, دل کے بہلانے کو خیال اچھا ہے. ہاں, تو جمہوری صدر تھے, بہرحال ہم کہہ دیتے ہیں کہ جمہوری صدر تھے. پھر اشرف غنی افغانستان کے موجودہ صدر ہیں, اور عبداللہ ملک کے وزیر اعظم ہیں. لیکن جو ملک کے زیادہ تر حصے ہیں وہ ابھی بھی طالبان کے زیر اثر ہیں, زیر قبضہ ہیں. نیٹو فوج بھی افغانستان میں موجود ہیں, اور امریکہ کی اگر بات کی جائے تو اب شکست خوردہ دکھائی دیتا ہے, اور پہلے برطانیہ, پھر روس, اور اب امریکہ. کوئی بھی ایسی قوت نہیں تھی جو کہ افغانستان میں جس کو کامیابی حاصل ہو سکے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. ریزیلینٹ قوم کے طور پر ابھرے ہیں افغانی, جہاں پر بھی ابھرے ہیں, اور مانا یہ جاتا ہے کہ کبھی انہوں نے اتنا خود کو, یعنی کہ جس کو کہیں گے نا سبمسو نہیں ہو جاتے, وہ ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں. اور ایک یہی وجہ ہے کہ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو کتنے سالوں سے امریکہ جو ہے وہ یہی کوششیں کر رہا ہے, اور اب جو کوشش ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ کس حد تک وہ ناکام ہے, کہ وہ فیس سیونگ کے لیے افغانستان سے نکلنے کے اب راستے ڈھونڈ رہے ہیں. بار بار ڈیٹ اناؤنس ہوتی ہے, کوشش کرتے ہیں, لیکن کبھی بھی یہ مرحلہ مکمل ہوتا ہوا ابھی مستقبل قریب میں تو نظر نہیں آتا. اچھا, جہاں ہم افغانیوں کی بہادری کی یا ریزیلینس کی بات کریں تو وہاں پر ان کی جو شاعری ہے, شاعری کے بھی بڑے شوقین ہیں, اور یہ ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے. اور تہذیب کا اگر ہم کہیں تو تہذیب کا اہم حصہ ہے افغانی تہذیب کا, اور افغانی منظوم انداز میں اپنی کہانیاں صدیوں سے بیان کر رہے ہیں لوگوں کے. پوئٹک ہوتے ہیں, بالکل پوئٹک ہوتے ہیں. یہ بھی بڑی وہاں کی. اور ہرات کی مجھے بات یاد آ گئی کہ افغانستان کا جو شہر ہے ہرات ناظرین, وہاں پر ہر جمعرات کو لوگ جاتے ہیں, اور شاعری کا جو ایک دن ہے وہ یوم شاعری ہوتا ہے ہر جمعرات. مطلب یہ تو پھر ہم جمعرات کو اپنے یہاں بھی شاعری کا آغاز کر دیتے ہیں, کر دینا چاہیے. بالکل. اچھا, واقعی یوم شاعری ہوتا ہے, خواتین بچے جدید اور قدیم شاعری سے وہاں پر لطف اندوز ہونے کے لیے جمع ہوتے ہیں, اور ہرات کی جو روایتی موسیقی ہے وہ وہاں پر سنتے ہیں, اس کا لطف لیتے ہیں. اور ایک اور خاص بات, وہاں پر مہاتما گوتم بدھ کے بہت بڑے 2 مجسمے تھے جو کہ 2001 میں طالبان نے جن کو تباہ کر دیا تھا. تو یہ بھی مجسمے ایسے ہیں کہ جو تاریخ پڑھنے والوں کو ہمیشہ یاد رہیں گے. ایک بہت بڑی ایسی سائٹ تھی جو کہ ہسٹوریکلی بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی, اور ٹریڈیشنلی یوں کہہ لیں کہ جو گوتم بدھ کے جو ماننے والے ہیں ان کے حوالے سے بھی. پھر اگر کھانے کی بات کریں تو افغانی پلاؤ, کابلی انار,
उसको आप कैसे बोल सकती हैं? जो ड्राई फ्रूट अफगानिस्तान से आता है वो तो पाकिस्तान में खैर बहुत लोग उसके पसंदीदा एक तरह से हमारा जो है वो हम इंतजार करते हैं कि जब सर्दियां हो तो फिर अफगानिस्तान से या ईरान से खास तौर पे जो ड्राई फ्रूट आता है बहुत खाने के शौकीन है हमारे लोग। ठीक है जी, खाने की बात पर इस बात को खत्म करते नहीं, खत्म नहीं करते। एक बहुत अहम डिटेल जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से मैं शेयर करना चाहती थी और मैं इंतजार कर रही थी जिस दिन आप अफगानिस्तान का टॉपिक जो है वो आप लेकर आएंगे तो मैं ये शेयर करूंगी कि हमने जो अफगानियों के लिए किया है वो दुनिया में बहुत चंद ममालिक हैं जिन्होंने रिफ्यूजीज के लिए किया है। और ये मैं नहीं कह रही, ये ओवैस नहीं कह रहा, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल जो दुनिया का एक इदारा है जिसको कि लोग मानते हैं, मुख्तलिफ चीजों पर रिपोर्ट शाया करते हैं, उनकी एक रिपोर्ट है कि उन्होंने और उनकी इस रिपोर्ट में 10 ममालिक उन्होंने ऐसे लिखे थे जो कि टॉप थे जिन्होंने रिफ्यूजीज को जो कि पनाहगुज़ीन होते हैं उनको अपने पास पनाह दी, उनको जगह दी। और पाकिस्तान का नंबर उस लिस्ट में कौन सा है भला आप बता सकते हैं? तीसरा नंबर है। पहले नंबर पर उर्दन है, जॉर्डन जिसको हम कहते हैं, 2.7 मिलियन वहां पर रिफ्यूजीज है जिनको कि उन्होंने पनाह दी और होस्ट किया। और फिर दूसरे नंबर पर टर्की है जो कि 2.5 मिलियन के लगभग तकरीबन वहां पर भी रिफ्यूजीज हैं जो बस रहे हैं। और पाकिस्तान में ये नंबर जो है 1.6 मिलियन के आसपास है और ये कोई छोटी चीज नहीं है। हमारे स्कूलों में, हमारे अस्पतालों में, हमारे इदारों में, हर जगह हमने अफगानियों को बड़ा खुले दिल के साथ वेलकम किया है और हम बदले में सिर्फ इतना चाहते हैं कि थोड़ा सा प्यार वो हमसे करें, थोड़ा सा प्यार हमसे करें। क्योंकि अगर हम तादाद की बात करें तो अफगानिस्तान और रूस की जब जंग हुई थी तो उस वक्त 31 लाख के करीब महाजरीन यहाँ पर आए थे पाकिस्तान में। फिर अफगानिस्तान और अमेरिका की जो जंग हुई थी उसमें तकरीबन 25 लाख के करीब महाजरीन आए थे यहाँ पर और हमने उनको सहारा दिया, हमने जमीन के दरवाजे उन पर खोल दिए। अब जब वो यहाँ पर हैं तो उन्हें हमारे मुल्क के लिए ही मेहनत करनी चाहिए। जिस मुल्क ने उन्हें पनाह दी, जिस मुल्क ने उन्हें अपनी ज़मीन दी, उस मुल्क के साथ वफादारी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर वो वफादारी नहीं है तो फिर इसका मतलब है यानी कि आइंदा आने वाले कभी हम ज़मानों में देखें, कभी किसी को ज़रूरत हो मदद की तो फिर शायद कोई मुल्क हाथ नहीं बढ़ाएगा दोस्ती का या मतलब मदद का। तो इसलिए 1.6 मिलियन नाज़रीन ये फिगर माइंड में रखें कि 1.6 मिलियन रिफ्यूजीज को पाकिस्तान ने होस्ट किया है और अब भी बहुत से ऐसे रिफ्यूजी फैमिलीज हैं जो हमारे यहाँ रहते हैं, बसते हैं और काम कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तानियों का दिल भी कोई छोटा नहीं है, दिल सबसे बड़ा दिल है। और ये हम नहीं कह रहे, अमेरिकी यानी कि इंटरनेशनल इदारे कह रहे हैं।